हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय हम लोग कक्षा 12 फिजिक्स अध्ययन कर रहे हैं। उसमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। बच्चों आज पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके अंतर्गत बच्चों एक स्थिति के लिए हम पढ़ चुके थे, अच्छी स्थिति में पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में। दूसरा नंबर है निरक्षीय स्थिति में, अर्थात एक वैद्युत द्विध्रुव है, उसके निरक्ष पर कोई बिंदु है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले हम बनाएंगे एक वैद्युत द्विध्रुव, ऐसे मध्य बिंदु O मानेंगे, और यहां पर बच्चों ये पूरी दूरी मानी गई थी कितना, 2L। A है, यहां पर बिंदु B है, इस पर आवेश है -Q और इस पर आवेश है +Q। देखिए अच्छी स्थिति के लिए जब हम लोग ज्ञात किए थे तो A और B से होकर जाने वाली सीधी रेखा पर ही वह बिंदु स्थित था। लेकिन निरक्षीय के लिए आपको हम पहले बता चुके हैं निरक्ष कहां माना जाएगा। इसके मध्य बिंदु पर आप लंब डाल दीजिए, ऐसे ऐसे। इधर आगे भी बढ़ा सकते हैं, आगे भी इस तरह बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमको यही ज्ञात करना है। तो यहां ज्ञात करेंगे ये बिंदु P है, यहां पर बिंदु P है जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर यह बिंदु क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष में स्थित है। अक्ष तो ये है बच्चों, ये इसके अनुदेश वो अक्ष है, लेकिन ये क्या है, निरक्ष है। तो इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब आप देखिए कि अगर ये यहां से यहां तक 2L है तो ये बीच की दूरी कितना होगी, मध्य बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, यहां से क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, इतना होगी। अब मध्य बिंदु यहां से मानते हैं R दूरी पर, मध्य बिंदु से R दूरी पर ये बिंदु P स्थित है। ये दूरी क्या है बच्चों, स्मॉल r, क्योंकि अच्छी स्थिति में जो हम मापे थे तो अच्छी स्थिति में मध्य बिंदु से ही दूरी लिए थे, R दूरी पर बिंदु P था, तो यहां भी मध्य बिंदु से ही लिया जाएगा, तो ये हो गया। अब यहां पर क्या है, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से डाला गया लंब है। कोई भी रेखा हो बच्चों इस तरह से, इसके मध्य बिंदु पर अगर लंब डाल दिया जाए, मध्य बिंदु पर लंब डाल दिया जाए, इसको आप मिलाएंगे किसी बिंदु से, ऐसे 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 ऐसे, जितनी भी दूरियां आप लेंगे ये सब की सब दूरियां आपस में बराबर होंगी। ये दूरी इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। कब, जब मध्य बिंदु पर डाले गए लंब पर अगर कोई बिंदु लेंगे तब। जैसे यहां अगर बिंदु ले लें तो यहां से इसको मिला देंगे, यहां से इसको मिला देंगे, तो बच्चों ये दूरियां आपस में बराबर होती है। तो इस नियम से अगर देखें तो यहां -Q आवेश है, यहां से आप मिला दीजिए ऐसे, और यहां से मिला दीजिए ऐसे, तो ये दोनों दूरियां आपस में बराबर होंगी, ये दोनों दूरियां आपस में बराबर होंगी। तो इसको हम कुछ मान ले रहे हैं, मानते हैं ये x है, इसको हम क्या मान ले, x। तो यहां से यहां तक की दूरी को मैं x मानूं। अगर यह x है तो ये भी क्या होगी, ये भी x हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी x, अर्थात ये दोनों दूरियां बराबर हैं। अब बच्चों यहां करना क्या है, जैसे कि आपको बताया गया है, इसमें आपको बताया गया है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात यहां -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां निकालेंगे,
प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां निकालेंगे, और दोनों का परिणामी जो होगा, जो दोनों का परिणामी होगा बच्चों, वही क्या होगा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं, क्या होता है यहां पर समझ लीजिए। तो यहां जो लिखना है उसको तो आप लोग लिख लेंगे कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, यह माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इसके निरक्ष में एक स्थित बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना तो लिखना पड़ेगा। चलिए हम ही लिख देते हैं जिससे आप लोग को समस्या ना हो। तो यहां लिखेंगे माना ए बी 2l लंबाई का एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, वाले माध्यम में रखा है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है जो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, तथा जो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से बना है इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर निरक्ष में एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये इतना लिखना पड़ेगा बच्चों आपको, जिसके मध्य बिंदु इसके मध्य बिंदु O से वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB, जिसकी लंबाई 2l है जो आप लिखे हैं, मध्य बिंदु क्या है, O है, और इसके निरक्ष में एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है, हम करेंगे क्या, एक स्थिर आवेश आपको बताया गया, स्थिर आवेश या बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, फिर प्लस क्यू के कारण निकालेंगे। अच्छा थोड़ा सा बच्चों यहां पर क्या है कि यहां पे दिक्कत यह है कि हमको करना क्या है, थोड़ा सा इसको हम चित्र में समझाएंगे तो हमको जगह चाहिए, चित्र में समझाएंगे थोड़ा हमको जगह चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इस पॉइंट को वैद्युत द्विध्रुव को मैं यहां लिख दे रहा हूं, ऐसे एक वैद्युत यहां मैं लिख दे रहा हूं वैद्युत द्विध्रुव, थोड़ा सा हमको यहां जगह चाहिए समझाने के लिए, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अब आइए यहां निकालते हैं, करेंगे क्या, चित्रानुसार लिख देंगे, चित्रानुसार बच्चों यहां पर लिख देंगे चित्रानुसार लिखने से क्या होगा कि यहां आपको अब मानना नहीं पड़ेगा कि माना यहां से दूरी x है, यहां से दूरी r है, ये l है, अब चित्र में दर्शाया गया है उससे हम समझ लेंगे क्या करना है। तो यहां पर लिखेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आइए लिखते हैं यहां पर माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें हम एक को क्या कहते हैं E1 मानेंगे, एक को E2 मानेंगे। तो चलिए इसके कारण मैं जो मान रहा हूं उसको E1 मान ले रहा हूं, और इसके पहले मैं प्लस क्यू के कारण माना था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप लिखना चाहें तो यहां प्लस ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां से निकालेंगे। तो इसका मान हमने क्या माना E1, इसको मैंने मान लिया E1। तो E1 बराबर क्या होगा बच्चों, यहां पर देखिए E1 बराबर क्या होगा। अच्छा एक चीज और मानना है यहाँ पे थीटा, ये थीटा है, ये भी क्या है थीटा है, इसको ऐसे मान लेंगे। आइए देखिए E1 बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू यहाँ पे क्या रखेंगे Q अपान आर स्क्वायर। अपान आर स्क्वायर मतलब बीच की दूरी। तो यहां से यहां तक की बीच की दूरी क्या है बच्चों, ये बीच की दूरी क्या है x है। तो यहां पे हो जाएगा x स्क्वायर। इस प्रकार से ये क्या है इसके कारण है, ये इसके कारण है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा ठीक है, अब सोचिए पहले अपने से दिमाग लगाइए कि इसके कारण ये क्या है प्लस है, और यहां पर जो हम आवेश रखेंगे, जिस आवेश पर क्षेत्र लगेगा वैद्युत बल लगेगा वो धन परीक्षण आवेश रखा जाएगा, धनात्मक होगा। तो यहाँ ये धन है ये धन है, अगर धन धन है तो क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण होगा तो इसकी दिशा इधर होगी, ऐसे ऐसे हो जाएगी इसकी दिशा इधर। E1 बच्चों इधर लगेगा, E1 सीधे तिरछा टाइप में। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए ये लंब गया है ना, लंब को आगे बढ़ाइए आप, इस तरह से लंब को मैंने आगे बढ़ा दिया। और यहां पर देखिए ऐसे ये लंब है ये क्षैतिज है मान लीजिए यहां पर। अब बताइए इस तरह की जब कंडीशन आ जाती है तो यहां पर यह दो घटकों में विभक्त हो जाता है। ये दो घटकों में क्या होगा विभक्त हो जाएगा, दो घटकों में। कैसे देखिए जैसे आप पढ़े होंगे यहां पर ऐसे, ये x अक्ष है ये y अक्ष है। तो यहां से कोई अगर बल कार्य कर रहा है ऐसे, तो इस बल के दो घटक हो जाते हैं। एक क्षैतिज घटक होता है F cos थीटा, एक ऊर्ध्व घटक होता है F sin थीटा। तो बल तो ये भी है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रकार क्या है बल ही तो है। अर्थात ये इसके भी दो घटक होंगे, एक हो जाएगा E1 cos थीटा, इधर होगा E1 cos थीटा, सॉरी E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। अच्छा क्षैतिज घटक होगा बच्चों वो हो जाएगा E1 cos थीटा, ये हो जाएगा। इसके लिए इसका जो घटक गया यहां पर, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, लेकिन यहां पर ये तिरछा है, तिरछा दो घटकों में विभक्त हो जाएगा, एक हो जाएगा E1 sin थीटा, एक हो जाएगा E1 cos थीटा। अब इसी प्रकार से इसको देख लीजिए, इसको तो अब यहां लिखिए माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां पाएगा Q अपान x, ये भी है यहां से भी दूरी x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस प्रकार से अब देखिए इसको सोचिए पहले दिमाग लगाइए। अब यहां पर क्या करना है, अब यहां देखिए जैसे ये प्लस था, यहां प्लस आवेश रखा गया था परीक्षण आवेश, तो प्लस ने प्लस को प्रतिकर्षित कर दिया तो इसकी दिशा इधर हो गई। अब इसकी देखिए ये माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस, ये माइनस है ये क्या है प्लस, यहाँ परीक्षण आवेश जो रखा जाता है वो प्लस रखा जाता है क्यू नॉट, यहाँ दर्शाया नहीं जाए क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आप देखे थे सूत्र जब हल कराए थे क्यू कट गया था क्यू नॉट। तो यहाँ पर प्लस मानेंगे, कल्पना कीजिए कि यहाँ प्लस है तो ये प्लस है ये माइनस है तो ये क्या करेगा अपनी ओर खींचेगा। प्लस माइनस एक दूसरे क्या करते हैं आकर्षित करते हैं, तो ये अपनी ओर खींचेगा बच्चों। तो इसमें इसकी दिशा तो ये इसी के अनुदिश होगी, इसके अनुदिश ऐसे, जो कि क्या है E2, जो कि क्या है E2। अब E2 है बच्चों तो इसका एक ये लंब घटक होगा और एक क्षैतिज घटक होगा। इसका जैसे यहां पर तिरछा था तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या है E1 sin थीटा, और ये क्या है E1 cos थीटा। तो ठीक इसी प्रकार से यहां पे देखें तो E2 अब इस दिशा में जो होगा इसका ऐसे इधर तो हो जाएगा, यहां वाला घटक मैं लिख दे रहा हूं E2 sin थीटा,
E2 साइन थीटा। और क्षैतिज घटक जो हो जाएगा बच्चों इसका क्या होगा, यहाँ E2 cos थीटा, E2 cos थीटा होगा जो कि इसी तरफ होगा, इसी तरफ। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये आएगा E2 cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसे। अर्थात इन दोनों के कारण यहां पर आप देख लीजिए कि इसके कारण जो E1 sin थीटा है। अब एक चीज और दिमाग लगाइए आप, देखिए यहां पर E1 का मान जो है वही E2 का भी मान है, सेम टू सेम एकदम बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना। तो इसका मतलब E1 और E2 आपस में बराबर है, तो इसकी दिशा ऊपर की ओर है और इसकी दिशा नीचे की ओर है। तो इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। जैसे एक ये ए पेन है, मार्कर है, एक बल इधर से इस पर लग रहा है, इधर खींच रहा है, एक बल इधर खींच रहा है, और दोनों बल बराबर है, क्या कोई परिवर्तन होगा, कुछ नहीं होगा, ये ज्यों का त्यों अपनी जगह रहेगा, परिणामी बल शून्य, संतुलित अवस्था में रहेगा। क्यों, क्योंकि बराबर बराबर विपरीत बल लगे हैं। तो वही कंडीशन यहां पर है कि इधर जो बल लग रहा है वो E2 sin थीटा है, और ऊपर जो लग रहा है वो क्या है, E1 sin थीटा। E1 और E2 आपस में बराबर है, sin थीटा यहाँ है, sin थीटा यहाँ है, इसका मतलब ये टोटल बराबर है, ये टोटल दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और दिशाएं इनकी विपरीत हैं, इसलिए क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो आगे इसमें लिखेंगे, यहां आगे हम लिखेंगे कि बिंदु P पर E1 व E2 के दो घटक, दो ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्व घटक, दो ऊर्ध्व घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, दोनों ऊर्ध्व घटक विपरीत एवं बराबर हैं, विपरीत एवं बराबर हैं, अतः ये परस्पर एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अतः P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चों, ये वाला और ये वाला एक दूसरे को क्या किए, निरस्त कर दिए। तो बचा क्या, बचा केवल क्या, E1 cos थीटा प्लस E2 sin थीटा, यही प्रभावी होगा। अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ऐसे ये है परिणामी। अब इसी में हमको करना क्या है बच्चों, E1 का मान रख देना है, E2 का मान रख देना है, हल कर लेंगे, आराम से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए, तो थोड़ा सा इधर हम साफ करेंगे, तब इसके आगे गणना करेंगे, तब बताएंगे। इसको आप लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, इसको हम साफ कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, क्योंकि जगह कम है, इसलिए इसके आगे इसकी गणना हम यहां बता रहे हैं। ठीक है, इसको हम साफ कर दे रहे हैं। बहुत सरल है, ये कठिन नहीं है बिल्कुल, देखने में भले ही थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें है नहीं कुछ। तो देखिए अब यहां पर E बराबर क्या होगा, E बराबर मान हम रखेंगे क्या है, E1 का मान क्या निकला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान एक्स स्क्वायर, यही मान निकला है, Q अपान एक्स स्क्वायर। और आगे क्या होगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान एक्स स्क्वायर, ये भी है। और दोनों बच्चों cos थीटा कॉमन है, तो मैंने यहां पर, अच्छा एक मिनट यहीं पर रख दें, नहीं तो कुछ लोग दुविधा में हो जाएंगे कि
सर cos थीटा को कहाँ ले गए, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, cos थीटा लिख दीजिए। हम सोचे थे हम डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर आएगा q अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा cos थीटा। इस प्रकार से अब इन दोनों में आप देखिए क्या कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या है, जो चीज यहां है वही चीज यहां है, पूरा पूरा भाई। जो यहां पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपॉन एक्स स्क्वायर cos थीटा, वही चीज तो यहां पर है। तो दोनों जुड़ गए, जब दोनों जुड़ गए तो क्या हो गया, जब दोनों जुड़ गए तो ये हो गया 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रहेगा cos थीटा। देखिए जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, तो जो जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा ना, एक ये है एक ये है तो दो हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ अगर आप चाहें तो 1 लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए, यहाँ 2q कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से इतना बन गया सूत्र, आप देख रहे हो। अब यहाँ पर हमको बच्चों हटाना क्या है, आर दूरी जो दी गई थी, सवाल में जो दिया जाएगा वो केंद्र से दिया जाएगा, मध्य बिंदु से दिया जाएगा, लेकिन यक्स तो मैं अपनी इच्छा अनुसार माना हूं ना, यक्स मैं अपनी इच्छा अनुसार माना हूं। तो यहां लिखेंगे चूंकि यहां पर देखिए कर्ण, चूंकि एक्स स्क्वायर बराबर ये कर्ण है। अब कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के स्थान पे अगर यहां से हम देखें तो ये देखिए ये पूरा हमने क्या माना है यक्स, ये दूरी क्या है एक्स, ये क्या है लंब, ये क्या है आधार। तो सवाल में ये दो चीज तो दिया रहेगा, ये तो मैं अपनी इच्छा अनुसार माना हूं, जो मैं अपने से मानूंगा उसको हटा दूंगा। तब ये यक्स कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप लोग पढ़े हो, ये किसमें पढ़े हो आप, पाइथागोरस प्रमेय में। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर के स्थान पे मैं लिखूंगा यहां पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस प्रकार से अब देखिए जहां पे एक्स स्क्वायर है मैं वहां चाहूं तो ये इतना मैं लिख सकता हूं, इतना। तो इसके स्थान पर आप लिखते चलिए, क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप क्या पढ़े हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या नॉट के q1 इंटू q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बल था। बल का सूत्र क्या पढ़े आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन q2 अपॉन आर स्क्वायर, बटे में q नॉट कट गया तो आर स्क्वायर बचा था। आर स्क्वायर जगह मैं यहाँ x ले रहा हूं। तो इस प्रकार से जहां पर ये चीज है मैं वहां इतना रख सकता हूं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, अब इसी से देखिए, इसी में हम रखेंगे सब, इसी में मैं रखूंगा पूरा। अब यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का मान आ चुका है, इसी जगह पर आप cos थीटा का मान निकाल लीजिए। cos थीटा का मान, cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा अगर यहाँ थीटा मान ले तो ये क्या है, आधार है, ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण का मान क्या है x, तो ये आ जाएगा cos थीटा बराबर l अपॉन x। अब बच्चों हमको x में तो मान रखना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं कि जो चीज मैं अपने से माना हूं उसको मैं हटा दूंगा, तो x में मान हमको नहीं रखना है। तो इसी सूत्र से अगर आप देखिए, अगर मैं x का मान निकालूं तो ये वर्ग है और उधर जाएगा क्या हो जाएगा, करणी लग जाएगी। ये वर्ग जब इधर जाएगा बच्चों तो क्या लग जाएगी, करणी। तो x का मान निकलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां पर देख लीजिए x स्क्वायर है, तो ये वर्ग जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, तो रूट मैंने चेंज कर दिया। इस प्रकार से यहाँ cos थीटा का मान क्या आ जाएगा, देखिए l अपॉन x का मान ये रख दीजिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए मैंने जो x माना था वो हट गया, x का मान r और l के पदों में आ गया, कंफर्म r और l के पदों में। अब मैं क्या करूंगा, इन्हीं मानों को, इन दो मानों को, इन दो मानों को मैं उठा के इसमें रख दूंगा, इस वाले में।
तो आगे देखिए क्या होता है, अतः ई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन के, यहां पे है 2q अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मान क्या आ चुका है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां हम लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये इतना हो गया, इंटू कॉस थीटा का मान बच्चों क्या निकल कर आया है, यल अपान करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये निकल कर आया है। तो मैंने इन मानों को पुट कर दिया इसमें, इस इक्वेशन में, समीकरण में मैंने इसको रख दिया। अब ये सरल हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जो चीज आप प्राप्त करना चाह रहे हो वो आ जाएगा। बच्चों इसको भी हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इसको मिटा दें। चलिए ठीक, आइए देखते हैं आप क्या होगा। E बराबर, अब यहां देखिए 2QL, मतलब 2 है, L है, Q है, ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहां लिखेंगे चूंकि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है 2QL, या इसको आप ऐसे पढ़े हैं Q इंटू 2L, ऐसा पढ़े हैं ना आप लोग, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी P बराबर क्या पढ़े हैं, Q इंटू 2L। तो अब हम क्या करेंगे, जहां पे ये आया है Q इंटू 2L, वहां मैं P रख दूंगा। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जहां P क्या है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है ये P, इतना हम पढ़े हैं। इसलिए चूंकि इतना होता है, इसलिए अब क्या करेंगे, इसलिए E बराबर सरल होता चला जा रहा है, देखिए Q2L, अब इसके स्थान में P रख दूंगा, तो ये बना क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन के, यहां पर देखिए इतना, और इन दोनों के स्थान में लिख दूंगा P, यहां मैं लिख दिया बच्चों P बटे ये देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ध्यान से देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितनी घात है, यहां पर 1 घात पूरे की। यहां पर बच्चों करड़ी को अगर मैं घात के रूप में लिखना चाहूं तो इसको मैं 1/2 मानूंगा। करड़ी का मान क्या होता है, 1/2, तो 1/2 घात यहां है और 1 घात यहां है। इन दोनों घातों का जब गुणा करेंगे, जैसे x में अगर मैं x का गुणा करता हूं तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो 1 घात इसका जुड़कर कितना हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार से यहां देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी 1 घात है, ये जो करड़ी में लिखा है इसको मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2, करड़ी को मैं इस रूप में लिख सकता हूं। अब देखिए दोनों बराबर है, जैसे यहाँ x बराबर था उसी तरह से यहाँ भी ये चीज बराबर है। जब बराबर है तो घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तब सोचिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अब पूरे की घात क्या होगी, 1 यहाँ है, आधा यहाँ है, 1.5 हुआ ना, 1 और आधा कितना हुआ, 1.5। 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2, 3/2, 3 का आधा कितना होता है, 1.5, अर्थात यहाँ पर आ गया कितना, 3/2। इस प्रकार से बच्चों अगर मैं जब इन दोनों का गुणा करूंगा तो वहां पर आएगा कितना, वहां पर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घातें 3/2। और जो मैं यहाँ लिखने वाला हूं, अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूं, इन दोनों का गुणा करके मैं लिख दूंगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर घातें कितना, 3/2। कोई दिक्कत बच्चों, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इतना आ गया। अब यहां पर क्या है, जैसे कि उसमें तुलना कराए थे अक्षीय स्थिति में कि आर की तुलना में यल बहुत कम होता है। यल द्विध्रुव, दो आवेशों के बीच की जो छोटी छोटी दूरी है वही तो यल है। यल क्या होगी, बहुत कम होगा, यल का मान बहुत कम होगा, उसकी तुलना में आर बहुत ज्यादा हो सकता है। यहां लिखेंगे यदि अब ध्यान दीजिए बहुत सिंपल है, यदि एल बहुत छोटा हो किससे, आर से, तब मैं एल को नगण्य मान लूंगा या एल स्क्वायर को नगण्य मान लूंगा। तो यहां लिखेंगे तब एल स्क्वायर को
स्क्वायर लिख देते हैं, स्क्वायर है स्क्वायर लिख दीजिए। को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर इसकी गणना नहीं करेंगे, तब क्या बनेगा देखिए, तब ई बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के, यहां आ जाएगा पी अपान, इसके जगह बच्चों यल स्क्वायर को मैं नगण्य मान लिया तो मैं इसको छोड़ दूंगा। जब मैंने इसको नगण्य मान लिया तो इसको क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। जब मैं इसको छोड़ दिया तब क्या बना देखिए, आर स्क्वायर। अब भाई ये नगण्य है लेकिन घात अभी 3/2 तो लगी है, वो तो कहीं नहीं जाएगी। अब 2 से 2 कैंसिल, तब क्या आया, तब आ गया ई बराबर 1/4πε0 के, यहां पर आया पी अपान आर की घाते 3। ये है आंसर बच्चों, सिद्ध हो गया। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होता है। मात्रक आप जानते हो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, ये लिख सकते हैं। अच्छा, वाई या निर्वात, निर्वात या वायु के लिए के का मान आपको 1 बताया गया है, यहां लिखेंगे निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर क्या होता है 1। अतः बच्चों अब ई बराबर सूत्र क्या बन जाएगा, तब ई बराबर बन जाएगा 1/4πε0। अब के का मान तो 1 हो गया, के का मान 1 हो गया, हटा दीजिए तो क्या बचा, पी अपान आर की घाते 3, ये इतना आ गया न्यूटन पर कूलम। तो ये इस प्रकार से सिद्ध हो गया। यही मेन सूत्र है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसको आप लोग अभी से तैयार कर लीजिए, 1 बार 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि अगर जहां दुविधा हो वो दूर हो जाए। इसके अलावा अगर समस्या होती है बच्चों कमेंट कीजिएगा, आप हम बताएंगे क्या प्रॉब्लम है, कैसे हल होगी, कहाँ क्या समस्या है, सारी चीजें आपको हम क्लियर करा देंगे, कोई दुविधा नहीं रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर अगली वीडियो मिलेंगे बच्चों।